हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया मानवा को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कहानी है एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट की जो अचानक से टाइम में पीछे चला जाता है और अपनी स्किल से एक फिजिशियन बनकर लोगों की जान बचाता है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक वीरान जगह को दिखाती हैं जहाँ पर जीवित मनुष्य का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ मानव कंकाल पड़े थे, जिनकी वजह से उस जगह पर एक डरावना माहौल बना हुआ था और चारों तरफ एक मनहूस खामोशी पसरी पड़ी थी। तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो इस जगह को देखकर कह रहा था कि सच में यह जगह कितनी भयानक है। और यही पर्सन हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। उसके साथ और भी लोग होते हैं, जिनमें से एक ओल्ड मैन उससे कहता है, उससे भी परेशान करने वाली बात यह है कि हम लोग इस येलो मिस्टी चर्च के जाल में फंस चुके हैं। तभी उन लोगों में से एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर, एक लड़की जिसका नाम जीगल सैजो है, उससे कहता है कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था ताकि कोई गंभीर स्थिति ना हो, फिर हम ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गए। जीगल सोजो कहती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का ट्रैप पहले कभी नहीं देखा। वे लोग शायद पहले से ही इसके लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। एमसी कहता है, अगर ऐसा कोई रास्ता है तो वह क्या है। जीगल सोजो कहती है, यह डिवाइन पर्ल मुझे गोल्डन डीमन के कैसल में मिला था और मुझे यकीन है कि यह हमें इस ट्रैप से निकालने में मदद करेगा। हालांकि बाधा तो बाधा ही होती है, जोखिम तो होंगे ही। उसकी बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। फिर वह उस स्वॉर्ड कल्टीवेटर से कहती है कि आपने तो कहा था कि यह एक स्योंग सेजा है। स्योंग सेजा एक ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को नकल करता है परंतु उसे इस्तेमाल करने के लिए हेवन पर निर्भर रहता है। वह स्वॉर्डमैन कहता है, अगर क्या होगा हम उस कीमती चीज़ का यूज़ करके भी यहाँ से बाहर ना निकल पाएँ। जीगल सोजो कहती है, तो फिर इन हड्डियों की तरह ही हम भी कंकाल बन जाएंगे और इन्हीं में शामिल हो जाएंगे। वह स्वॉर्डमैन कहता है, जीवन हमेशा एक तरफा जुआ है, चलो यह करते हैं। अब बताओ मुझे क्या करना होगा। जीगल सोजो कहती है कि यह बहुत बढ़िया है, अब मैं जिस तरह से कहूँ वैसा ही सभी लोग करें, और जब मैं तुम्हें संकेत दूँ तब सभी लोग अपने स्पिरिट एसेंस को इस डिवाइन पर्ल में डालेंगे। हम यह कर सकते हैं। यह कहकर वह उस पर्ल को एक्टिवेट करने लगती है, पर उससे पहले वह हमारे एमसी से कहती है कि जिंक्स आयो, अगर हम जिंदा वापस जा सकें तो प्लीज़ मुझे प्रपोज करना। अब इन बातों का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। चलो अब सभी लोग अपनी पावर को इस पर्ल पर डालो। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने स्पिरिट एसेंस को उस पर्ल में इंजेक्ट करने लगते हैं। सारी एनर्जी उस पर्ल में इकट्ठा होने लगती है और वह एक्टिवेट होने लगता है और चारों तरफ धुंध छाने लगती है। कुछ समय बाद हमें एक झोंपड़ी को दिखाते हैं जहाँ पर धीरे धीरे किसी की आंखें खुलती हैं और वह अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखने की समझने की कोशिश कर रहा था। और यह कोई और नहीं, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिनसाई होता है, जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में रिग्रेस हो जाता है। फिर वह अपने घायल हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे हाथों में ये घाव कैसे। फिर वह अचानक से उठते हुए कहता है कि अब कोई मुझसे ये मत कहना कि यह घाव मुझे तब हुआ था जब मैं 12 साल का था। इसका मतलब तो यही है कि मैं समय में पीछे आ चुका हूँ, लेकिन मैं ही क्यों। और यह कहकर वह चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ को बाहर से उसका बड़ा भाई सुन लेता है। फिर एमसी सोचता है कि मुझे यह घाव अच्छी तरह याद है। जब मैं 12 साल का था तब काम करते समय मुझे यह गहरा घाव हो गया था और तब मुझे कोई परेशान कर रहा था। लेकिन उसके घाव को देखकर उसका बड़ा भाई उस पर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे थे जिससे तुम्हें इतनी चोट लग गई। एमसी कहता है, मुझे यह बिल्कुल याद है कि पहली बार मेरा भाई मुझे चोट लगने से क्रोधित हुआ था। फिर वह सोचते हुए कहता है, लेकिन क्यों, यह कैसे हुआ। मुझे याद है हमने एक स्ट्रॉन्ग मास्टर के समूह के साथ मिस्ट्री चर्च पर घुसपैठ की थी, लेकिन फिर हम उसके ट्रैप में फंस गए और उस डिवाइन पर्ल की मदद से बाहर भी निकल गए। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तब ऐसा हो गया। आखिर चल क्या रहा है। क्या कोई यह बुरा सपना है या फिर सच में मैं समय में वापस आ चुका हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो बाकी सभी का क्या हुआ। जीगल सोजो जिसने म्यूरोंग को भी हरा दिया था, और म्यूरोंग हम सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन क्या यह निश्चित है कि मैं ग्रुप मेंबर के रूप में वापस आ चुका हूँ। क्या मुझे दिखावा करना चाहिए, लेकिन उनके पास मुझे ढूंढने का कोई तरीका नहीं होगा। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है कि होया, क्या तुम अभी जाग चुके हो। एमसी कहता है, यह आवाज़ तो। तभी उसका बड़ा भाई अंदर आते हुए कहता है कि तुम गेट डाउन में देर से पहुंचोगे। गेट डाउन एक होटल है जिस पर ये दोनों काम करते हैं। एमसी अपने भाई को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। उसका भाई कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ। एमसी सोचता है, यह मेरा भाई है जो एक बीमारी के कारण मर गया था। उसके मरने के बाद मैं बहुत समय तक रोया था। उसका भाई कहता है, क्या तुम रो रहे हो। एमसी आयुंग कहते हुए कहता है और उसे गले लगा लेता है और सोचता है कि वह अभी भी जीवित है। उसका भाई कहता है, आज तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था। एमसी कहता है, इस बार मैं पक्का तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसका भाई कहता है, अरे वह एक सपना होगा, तुम चिंता मत करो। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी ने नहा धोकर अपने कपड़ों को सुखा कर डाल दिया था और अपना काम करने के लिए उस होटल में पहुँच गया था और होटल को साफ सफाई करते हुए कहता है
कि अब मैं क्या करूं। मैं वास्तव में अपनी 12 साल की अवस्था में वापस आ चुका हूं और मुझे याद है यह एक ऐसा समय था जब यहाँ पर फर्श को साफ करता था। और अनोखी बात यह है कि मुझे वह सब याद है जो मैंने अपनी वापसी से पहले बनाया था। यह मेरे हाथ पर बहुत फिट है। अतीत में जिस चीज़ ने मुझे आकर्षित किया वह एक पुरानी किताब थी जो मुझे गलती से मिल गई थी। और एक पुरानी किताब जिसे मेटोंग जारा कहा जाता था, वह एक मेडिसिन बुक थी। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट में सफल होने के लिए व्यक्ति को चिकित्सा का जानकार होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार पुरानी औषधि पुस्तक में न्यायिगोंग विधि को विस्तार पूर्वक लिखा गया था। इस विधि से मनुष्य अपनी इनर एनर्जी को और ब्रीथिंग स्किल को सीख सकता है, जो किसी की बॉडी प्रोटेक्शन और एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए रक्षा का स्रोत होता है। फिर एमसी कहता है कि अगर मैं अपनी इस स्थिति को छोड़ देता हूँ तो मैं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और अब मैंने यह डिसाइड कर लिया है। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखते हुए कहता है, आखिर तुमने क्या डिसाइड कर लिया है। और वह बंदा एमसी के कान खींचते हुए कहता है कि तुम वही करो जो तुम्हें करना है। एमसी दर्द से चिल्लाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, आखिर कौन है जिसकी हिम्मत हुई मुझे चोट पहुंचाने की। लेकिन जब वह पीछे देखता है तो चुप हो जाता है। वह बंदा कहता है कि यह मैं हूँ, मायोंग जिनसू, इस जगह का मालिक। और फिर वह एमसी को गौर से देखता है और उसके पास आकर कहता है, लेकिन बच्चे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्यों, तुम रो रहे थे क्या? एमसी कहता है, ये सब तुम्हारी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। वह ओनर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इतना दर्द हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो एक रोंदू बच्चे हो। और यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। एमसी चिढ़ते हुए कहता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने ऐसा किया है। लेकिन वह ओनर तो हंसे ही जा रहा था और कहता है कि मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, पर क्या वाकई में तुम एक लड़के हो जो छोटी छोटी बातों पर रो जाते हो? एमसी गुस्से से उसे कहता है कि तुम भी तो एक मंदबुद्धि वाले बूढ़े आदमी हो। उसकी बात सुनकर वह ओल्ड मैन चौंक जाता है और सैड होते हुए कहता है, टूट गया मैं तो। आजकल के बच्चे अपने से बड़ों से इस तरह बात करते हैं। एमसी मन में सोचते हुए कहता है कि अरे, मैं तो भूल ही गया कि अब मैं एक 12 साल के बच्चे की बॉडी में हूँ। तभी एमसी का बड़ा भाई नींद से उठकर आते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग, और एमसी के पास आकर उससे पूछता है कि ओया, इस ओल्ड मैन के साथ क्या गलत है? यह सदमे में क्यों लग रहा है? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। एमसी कहता है, वो भैया ये। तभी वह ओल्ड मैन हायुंग के पास आकर कहता है, हायुंग। हायुंग कहता है, हाँ बोलो, क्या बात है? ओल्ड मैन कहता है, आज मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं आज के कारोबार को देखूंगा। और आजकल इस बच्चे को क्या हुआ है? लगता है तुमने उसे अच्छी तरह शिक्षित नहीं किया है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह जल्दी ही विद्रोह कर देगा। हायुंग कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? फिर वह ओनर कहता है, स्टोर का ध्यान रखना। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हायुंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान रखूँगा। फिर माहौल थोड़ी देर शांत हो जाता है। फिर हायुंग एमसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने क्या किया है, यह गलत है ना? एमसी कहता है, हाँ वो तो है। हायुंग कहता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जब हायुंग काम करते हुए थक गया होता है और बैठते हुए कहता है कि मैं थक गया हूँ, कड़ी मेहनत करना बहुत थका देने वाला होता है। एमसी कहता है, हायुंग क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब ग्राहकों के आने का समय हो गया है। हायुंग कहता है, मैं नहीं आ रहा हूँ, क्या तुम थोड़ा ब्रेक नहीं ले रहे हो? एमसी कहता है, यह क्या है? हायुंग कहता है, क्या? एमसी कहता है, सीरियसली तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? फिर हायुंग एमसी से कहता है, अरे छोटे भाई, यह काम इतने सालों से हम कर रहे हैं और यह कब तक करते रहेंगे? एमसी कहता है, हायुंग इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसा करता हूँ, यह आप ही हैं, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आपको ही डांटा जाएगा। एमसी की बात सुनकर वह भी डर जाता है। फिर दोनों में चुप्पी छा जाती है। तभी होटल में कुछ मार्शल आर्टिस्ट आते हैं। उन्हें देखकर एमसी कहता है, क्या मैं उन्हें सर्व करूं? हायुंग कहता है, नहीं मैं करूंगा। और वह जल्दी से उनके पास जाते हुए कहता है कि ओह, आशा करता हूं यहाँ आपकी रात अच्छी कटेगी। क्या सब कुछ आपकी पसंद का था? वह बंदा कहता है, हाँ, इस सब के लिए धन्यवाद। एमसी सोचता है, क्या ये लोग मर्चेंट हैं? हायुंग कहता है, क्या मैं सब कुछ तैयार करूँ? वह बंदा कहता है, हाँ प्लीज़। हायुंग कहता है, मैं अभी सब कुछ तैयार कर देता हूँ। फिर एमसी उन लोगों के बैच को देखता है और वह कहता है कि क्या यह एक गोल्डन बैच है? इसका मतलब यह है कि ये कभी फेल नहीं हुए हैं, लेकिन ये अब से 10 साल बाद होगा। हायुंग चिल्लाते हुए कहता है, अरे इस तरह बेवकूफ़ की तरह खड़े मत रहो, जल्दी से इसकी सप्लाई तैयार करो। एमसी कहता है, हाँ ठीक है। और फिर वह उन लोगों के खाने को बांधते हुए कहता है कि वाह। तभी उन लोगों में से एक बंदा एमसी के पास आकर कहता है, क्या तुम जैसा बच्चा भी इन दिनों काम कर रहा है? फिर दूसरा बंदा उससे कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ठंड या भूख से मर जाते हैं। वह बंदा कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे बदलेगी। एमसी सोचता है कि काश मैं इसे कैजुअली जवाब दे पाता, लेकिन अभी मैं एक बच्चे की बॉडी में हूँ। पहला पर्सन कहता है, वैसे क्या तुमने सुना है कि गुंजू निम हमारे साथ ज्वाइन होंगे? दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैंने ऐसे सुना तो है। पहला पर्सन कहता है, लेकिन क्या कारण है? क्या तुम जानते हो कि जीगल सागा के फॉरबिडन जेड लीफ खतरे में? दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है कि वे इलाज कराने के लिए सेंजू जा रहे हैं।
एमसी सोचते हुए कहता है, क्या जीगल सागा फॉरबिडन स्टेट लीफ बीमार है? दूसरा बंदा कहता है, यह सब कुछ उस गार्ड की वजह से हुआ है। पहला बंदा कहता है, तो अब यहाँ से चलो। दूसरा कहता है, तो फिर जीगल सागा के बारे में क्या, वे तुम्हारे साथ आएंगे? पहला बंदा कहता है, वैसे भी उनके पास कोई लक नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ यह मुझे पता है। फिर वे लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि तो फिर अब हम चलते हैं। हायुंग कहता है, हाँ बिल्कुल, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। एमसी अपने मन में जीगल हारिन के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, वह वास्तव में बहुत सुंदर थी, क्योंकि अभी मैं उसे याद कर रहा हूँ, इसलिए ज़रूर उसे छींकें आ रही होंगी। तभी एक पर्सन उसके मुंह पर कपड़ा फेंकते हुए कहता है कि आज हर किसी की तरह तुम्हें भी कुछ बेकार की जानकारी क्यों लगती है, चलो इसे जल्दी से ख़त्म करो, ग्राहकों के जल्दी आने का समय हो गया है। एमसी कहता है, हाँ हाँ मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। वह बंदा जाते हुए कहता है कि क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो? मैंने किसी बच्चे को थप्पड़ खाते हुए हंसता नहीं देखा। एमसी कहता है, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं फिर से वापस आ गया हूँ? फिर वह ओनर आते हुए कहता है कि हालांकि जब मैं बाहर था तब तुमने कोई परेशानी खड़ी नहीं की। एमसी कहता है, मैंने नहीं की। फिर वह ओनर चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच में? फिर कल तुमने कटोरा क्यों तोड़ा? एमसी कहता है, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। फिर वह सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। एमसी कहता है, मुझे खुशी है कि सब कुछ फिर से ठीक है। और फिर सभी खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। और इस एपिसोड में बस इतना ही।